हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे, जहां आपको मिलता है फैक्ट्स कहानियों के साथ। अभी तक हमने पढ़ा उत्तराखंड की परमार डायनेस्टी के बारे में। पिछले वीडियोस में हम परमार डायनेस्टी का सेकंड फेज़ कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे गोरखा रूल के बारे में। गोरखाओं ने किस प्रकार उत्तराखंड पे आक्रमण किया, कैसे कुमाऊं और गढ़वाल को अपने अंदर लिया और उसके बाद कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चलाया, उसके बारे में आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि आखिर गोरखा आए कहाँ से थे। अब अगर हम अपनी लेमन भाषा में जो हम जब भी हम बातचीत करते हैं या किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं और हम गोरखा वर्ड सुनते हैं तो हमें एग्जैक्ट जो कंट्री याद आती है वो याद आती है नेपाल। और ये एकदम राइट भी है कि गोरखा जो आए थे वो कहाँ से आए थे, वो नेपाल से आए थे। लेकिन एग्जैक्ट उनका लोकेशन क्या था। अब जब नेपाल का एक्सटेंड हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो नेपाल एक बहुत बड़ी कंट्री थी। ठीक है, नेपाल क्या थी, एक बहुत बड़ी कंट्री थी। अगर मैं नेपाल का एक छोटा सा ओवरव्यू लेके आपको बताऊं तो ये था। और उस टाइम पे सिक्किम से लेकर दार्जिलिंग तक पूरा ईस्ट में जो आपका एरिया पड़ता हमारा, वहाँ तक लेकर क्या था, नेपाल क्या एक्सटेंड करता था। उन्हीं में से क्या था, नेपाल छोटी छोटी क्या था, प्रिंसिपैलिटीज़ में क्या हुआ था, बटा हुआ था। तो उनमें से जो एक इलाका पड़ता था, अब नेपाल के वेस्ट की बात होगी। ठीक है, नेपाल के वेस्ट की बात हो रही है, लेकिन हम जब जिस सिनेरियो में पढ़ेंगे, उत्तराखंड के सिनेरियो में जब हम पढ़ेंगे तो हम ईस्ट में ही उसे बोलेंगे। लेकिन उस समय जो अभी हम नेपाल के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे तो नेपाल के वेस्ट पे एक 24 क्या थी, एक मतलब छोटी छोटी क्या थी, प्रिंसिपैलिटीज़ थी। कितनी प्रिंसिपैलिटीज़ थी? 24। और इनको क्या बोला जाता था, चौबीसी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? चौबीसी बोला जाता था। और इन्हीं चौबीसीज में से एक सेक्ट था कास्की। क्या? कास्की करके एक क्या था, प्रिंसिपैलिटी थी, जिसमें कौन रूल करते थे, ये गोरखा रूल करते थे। यानी कि इनका लीडर कौन था, गोरखा था। तो अब हमें थोड़ा सा क्या एक प्रीव्यू मिल चुका है कि गोरखा आखिर आए कहाँ से थे। आए तो नेपाल से थे, लेकिन नेपाल बहुत बड़ा था, ईस्ट वाले रीजन तक वो पूरा सिक्किम दार्जिलिंग तक उस समय फैला हुआ था। लेकिन इसके वेस्ट पे उस समय पे क्या थी, 24 छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ थी, जिसको हम क्या बोलते थे, चौबीसी बोलते थे। क्या बोलते थे उसको हम? चौबीसी उसको क्या बोला जाता था, बोला जाता था। ठीक है, और उस चौबीसी में से एक प्रिंसिपैलिटी थी जिसका नाम क्या था, कास्की। और इस कास्की प्रिंसिपैलिटी में ही कौन रूल करते थे, आपके गोरखा आपके क्या करते थे, रूल करते थे। ठीक, अब गोरखा कैसे कैसे उत्तराखंड में आए, अब इसकी हम बात करते हैं। अब जैसे हमने स्लाइड में लिखा है कि 24 प्रिंसिपैलिटीज़ थी, जिसको क्या बोला जाता था, चौबीसी। हम क्या बोलते थे उसको, चौबीसी बोलते थे। और कास्ट की जो प्रिंसिपैलिटी थी उसके अंदर क्या करते थे, गोरखा ने अपना क्या किया था, रूल इस्टेब्लिश किया था। यानी कि इसका जो लीडर था, किसका लीडर, कास्ट की आपकी जो प्रिंसिपैलिटी थी उसका जो लीडर जो थे वो कौन थे, गोरखा थे। अब गोरखा का जो पहला हमको राजा देखने का मिलता है, इस कास्ट की प्रिंसिपैलिटीज़ कहें या डोटी, आप उस समय जब हम इसको बोलते थे, इसके बारे में इसका जो पहला राजा हमें देखने को मिलता है वो मिलता है कौन, द्रव्य शाह। कौन देखने को मिलता है हमें, द्रव्य शाह देखने को मिलता है। अब इस द्रव्य शाह ने क्या किया, अब उनके एक पृष्ठ थे जिनका नाम क्या था, गणेश पांडे। तो इनके साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना इन्होंने शुरू करे। यानी कि जो विस्तार नीति थी, यानी कि जो एक्सटेंशन रूल लेके आए थे अपने एरिया का, कौन सा रूल, एक्सटेंशन रूल अपने एरिया का जो लेके आए थे, ये विचारधारा कौन लेके आया था, वो लेके आया था द्रव्य शाह। किसके साथ मिलके, अपने गणेश पांडे के साथ मिलके। ठीक है, उसके बाद द्रव्य शाह के बाद काफ़ी सारे हमको राजा देखने को मिलते हैं, लेकिन वो राजा हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो द्रव्य शाह के बाद हमें देखने को मिलता है पुरंदर शाह। कौन से शाह, पुरंदर शाह। और उसके बाद पुरंदर शाह के बाद हमको देखने को मिलता है छत्र शाह, छत्र शाह। और छत्र शाह के बाद हमको देखने को मिलते हैं राम शाह, राम शाह। और ऐसे ही करते 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 हम कहाँ पहुँचते हैं, हम पहुँचते हैं पृथ्वी नारायण शाह पे। कहाँ पहुँचते हैं हम, पृथ्वी नारायण शाह पे, जहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखिए पृथ्वी शाह नारायण। अब पृथ्वी शाह नारायण को क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटर ऑफ मॉडर्न नेपाल। क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटर ऑफ मॉडर्न नेपाल। अभी जैसे हमने गढ़वाल जब हम पढ़ रहे थे तो गढ़वाल कितने गढ़ों में था, 52 गढ़ों में वो क्या था आपका, विभक्त था, छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, 52 प्रिंसिपैलिटीज़ में होता था। और इसको एक करके फिर अजय पाल क्या कहलाया, इंटीग्रेटर ऑफ गढ़वाल किंगडम वो कहलाया। ठीक है, और ऐसे ही पृथ्वीपत शाह ने क्या किया, अभी हम पीछे बढ़ के आए थे, जो ये 24 आपकी क्या है प्रिंसिपैलिटीज़ हैं,
24 प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, इनको इंटीग्रेट करने का काम किसने किया? इनको इंटीग्रेट करने का काम किसने किया? वो किया पृथ्वी नारायण शाह ने। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पृथ्वी नारायण शाह, सॉरी पृथ्वीपत शाह तो हमने गढ़वाल में पढ़ा था। पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल का इंटीग्रेशन किया था, ठीक है। 24 जो इसकी प्रिंसिपैलिटी थी उनको एक करके इसने क्या स्थापित किया था? नेपाल पूरा एक देश को अपने अंदर ले लिया था, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी नारायण शाह के जो बेटे होते हैं वो होते हैं सिंह प्रताप शाह, ठीक है। कौन होते हैं? सिंह प्रताप शाह। और उसके बाद जो इनके बेटे आते हैं वो आते हैं रण बहादुर शाह। अब जो रण बहादुर शाह हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, ठीक है। रण बहादुर शाह क्या है? ये अर्ली एज में आ गए थे, मतलब बहुत छोटी आयु में क्या आ गए थे, इन्होंने अपना थ्रोन असेंड कर लिया था, ठीक है। क्योंकि जो सिंह प्रताप शाह उनकी जल्दी मृत्यु हो गई थी, तो इस वजह से क्या हुआ था, रण बहादुर शाह जब छोटे बच्चे थे तो उनको जल्दी थ्रोन पे आना पड़ा। लेकिन फिर से वही कि छोटे बच्चे का एक संरक्षक होगा, ठीक है। छोटे बच्चे का क्या होगा? एक संरक्षक होगा। तो उस वजह से बहादुर शाह जो उसके क्या थे? अंकल थे। और उसकी मदर राजेंद्र शाह यानी कि किसकी बीवी? सिंह प्रताप शाह की वाइफ और सिंह प्रताप शाह के भाई, इन दोनों के बीच क्या होता है? एक वॉर होती है, वॉर ऑफ सक्सेशन इसको आप बोल सकते हैं। अब जो मदर है राजेंद्र लक्ष्मी, वो अपने लड़के के लिए, मतलब अपने बेटे के लिए वो क्या कर रही है? लड़ रही है, यानी कि इसलिए रण बहादुर शाह के लिए लड़ रही कि यही क्या बनेगा? राजा बनेगा। बट बहादुर शाह जो सिंह प्रताप शाह का क्या है? भाई है, वो अपने अपने को थ्रोन पाने के लिए क्या करता है? लड़ रहा है। तो इस वॉर ऑफ सक्सेशन में क्या होता है? बहादुर शाह क्या होता है? हार जाता है और राजेंद्र लक्ष्मी क्या होती है? वो जीत जाती है। और उसके बाद जो आपका रण बहादुर आपका जो है वो क्या बन जाता है? राजा बन जाता है, ठीक है। रण बहादुर क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। उसके बाद अगली जो इवेंट आता है वो आता है 1786 का, ठीक है। 1786 में क्या होती है? राजेंद्र लक्ष्मी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। राजेंद्र लक्ष्मी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और फिर जैसे ही इनकी डेथ होती है तो बहादुर शाह जो वॉर हार गए थे वो आते हैं, और इस समय वो अपना थ्रोन नहीं लेते हैं, ठीक है। इस समय वो क्या नहीं करते हैं? अपना थ्रोन नहीं लेते हैं। वो अपने जो उनका नेफ्यू था, मतलब जो उनका भतीजा है, उसके साथ ही मिलकर क्या करता है? अपना राज्य को संभाल लेते हैं, ठीक है। अपने राज्य को क्या कर लेते हैं? वो संभाल लेते हैं, ठीक है। किसके साथ मिलके? रण बहादुर शाह, यानी कि जो किंग है वो कौन है? वो रण बहादुर शाही है, ठीक है। कौन है? रण बहादुर शाही कौन है? किंग है। लेकिन अब इसका जो नायब कहें या जो बिल्कुल कमांडर कहें, या मतलब जो बहुत ज़्यादा अपने जो किंगडम में क्या इम्पैक्ट रखता है, वो कौन बन गया? वो बन गया बहादुर शाह बन गया, ठीक है। उसका अंकल बन गया। अब देखते हैं इससे आगे की कहानी हम कि हुआ क्या, ठीक है। अब आएगा बैटल ऑफ हवालबाग। अभी तक यहाँ तक हमने जो भी देखा कि किंगडम ऑफ नेपाल में किस किस तरीके से वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ और कौन अभी वहाँ राजा है और कैसे क्या हुआ, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। कि द्रव्य शाह से शुरू होते हुए रण बहादुर शाह तक हमने देख लिया है, ठीक है, कि किस प्रकार से उन्होंने नेपाल पे ये जो चल रहा था। अब नेपाल वालों का क्यों फोकस हुआ कुमाऊं की तरफ या उत्तराखंड की तरफ? अब देखिए, द्रव्य शाह ने शुरू किया था एक्सटेंशन करना अपना एम्पायर, और ये चीज़ क्या बन गई थी? गोरखाओं के इनर कोर में जाके बस गई थी कि अपने एरिया को क्या करना है? एक्सटेंड करना है। अब बैटल ऑफ हवालबाग होता है कब? 1790 में। और किस किस के बीच होता है? चंद्र रूलर महेंद्र चंद्र और गोरखा के रूप में। अब ये जो बैटल है इसको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मैंने परमार में भी पढ़ाया है और चंद्र डायनेस्टी की जब हम वीडियोज़ हुए उसमें भी हमने पढ़ाया है कि यहाँ पे जो हर्षदेव जोशी थे, हरदेव जोशी जो थे डीजे, इन्होंने बुलाया था किसको? गोरखाओं को, कि आप आइए, अभी जो कुमाऊं का जो वहाँ का माहौल है, पॉलिटिकल जो अभी सिनेरियो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, तो अभी आपके लिए यहाँ पे आगे इन्वेड करना काफ़ी इजी रहेगा और यहाँ पे आप अपना आधिपत्य जमा सकते हैं, ठीक है। हरदेव जोशी को वैसे भी किंग मेकर बोला जाता था, चाणक्य ऑफ कुमाऊं भी इनको बोला जाता है। तो ये सारी स्टोरीज हम अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इन्होंने क्यों गोरखाओं को बुलाया था? क्योंकि महेंद्र चंद्र एक उतना अच्छा राजा साबित नहीं हुआ था, और उस समय पे प्रिवी काउंसिल काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई थी? हर्षदेव जोशी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, तो वो किंग मेकर का काम ही करता था, कभी भी किसी को उठा के कभी भी राजा बना देता था। तो ये क्या क्या हुआ था हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो बैटल ऑफ हवालबाग हुआ था हर्षदेव जोशी के कारण, जिन्होंने गोरखाओं को बुलाया था कि आप आएँ और कुमाऊं को क्या करें? इन्वेड करें। तो 1790 में क्या होती है? हवालबाग का युद्ध होता है और महेंद्र चंद इसमें क्या होता है? हार जाता है, और गोरखा क्या कर लेते हैं? कुमाऊं को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। और उस गोरखा की जो सेना थी, अब देखिए जो किंग है गोरखा में वो कौन है? वो है आपका रण बहादुर। बट अब हरदेव जोशी ने रण बहादुर को बोला
कि आप आएँ और क्या करें, कुमाऊँ को इन्वेड करें। लेकिन रण बहादुर स्वयं नहीं आया, उसने अपने क्या भेजे, 4 कमांडर भेजे, और वो कमांडर बहुत ज़्यादा क्या थे, वॉर में टैक्टिकल थे, और वो अपनी कोई भी वॉर ऐसे हारे नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने उन 4 अपने कमांडर को भेजा, जिनके नाम है शूरवीर सिंह थापा, अमर सिंह थापा, जगदीश पांडे और हस्तिदल चौतरिया, ठीक है। इन चारों के कारण क्या हुआ, आपका अल्मोड़ा को इन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। हवालबाग कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा पे पड़ता है। और ये जब बैटल हुआ और कुमाऊँ क्या हुआ, हार गया। कौन, चंद्रउलल महेंद्र चंद, ठीक है। अब कुमाऊँ आ गया किनके अंडर, आपका गोरखाओं के अंडर आ गया। बट अब हम देखते हैं सीन ऑफ लंगूरगढ़, ठीक है। लंगूरगढ़ी या लंगूरगढ़ हम देखते हैं। अब ये क्यों कह रहा है इन्होंने, अब देखिए, जब कुमाऊँ को इन्होंने क्या कर लिया, कुमाऊँ को इन्होंने कर लिया बिल्कुल कैप्चर, ठीक है। अब कुमाऊँ पे सारी जो हुकूमत चल रही है वो किसकी चल रही है, गोरखाओं की चल रही है। गोरखा रूल यहाँ पे अब क्या हो गया, इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। अब 1790 में ये लोग कुमाऊँ को कैप्चर करते हैं, लेकिन 1792 में ही, कब, 1792 पे ही गढ़वाल में जो क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो बिगड़ जाती है। हमने देखा है वहाँ प्रद्युम्न शाह के साथ जो हुआ था वो हम देख चुके हैं। उनके भाइयों के आपस में जो सिविल वॉर का एक सिनेरियो बना हुआ था वो हम देख चुके हैं पिछली वीडियोस में। उसको जानने के लिए आप पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। तो वहाँ भी थोड़ा सा क्या हुआ, पॉलिटिकल आपका क्या हुआ, इनस्टेबिलिटी आई। तो गोरखाओं को लगा कि भाई हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं, गढ़वाल को भी क्या कर सकते हैं, इन्वेड कर सकते हैं, ठीक है। गढ़वाल को भी क्या कर सकते हैं, हम इन्वेड कर सकते हैं। तो 1792 में लंगूरगढ़ एक जगह पड़ती है, लंगूरगढ़ या लंगूरगढ़ी, ठीक है, ये पड़ती है। अगर प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखेंगे तो ये पौड़ी आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ठीक है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो लंगूरगढ़ी पे क्या किया गोरखाओं ने, इन्हीं 4 जो ये थे आपके कमांडर थे, इन्होंने क्या करा, वहाँ पे क्या कर दिया, अपना डेरा डाल दिया। यानी कि वहाँ पे पूरा क्या कर दी, घेराबंदी कर दी उस लंगूरगढ़ी के आसपास, ठीक है। पूरा वहाँ पे अपनी सेना लेके खड़े हो गए कि अब हम आप पे क्या करेंगे, इन्वेड करेंगे करके। और इंतज़ार करते रहे कि कोई ऐसा मौका मिले कि वॉर हो, और मतलब गढ़वाल नरेश जो उस समय थे वो कुछ वॉर के लिए हमको बोले तो वो करेंगे। तो वॉर हुआ भी, और छोटा मोटा वॉर हुआ, इतना कुछ था कि सीज इसको हम बोलेंगे कि एक्चुअली एक प्रकार की क्या थी, सीज थी। उन्होंने चारों तरफ से जो लंगूरगढ़ी था उसको क्या कर लिया था, घेर लिया था। तो अब हुआ क्या, और यहाँ पे सिचुएशन यहाँ तक आ गई थी कि जो गोरखा थे वो आराम से क्या कर सकते थे, गढ़वाल को 1972 पे ही क्या कर सकते थे, कैप्चर कर सकते थे। बट हुआ क्या, यहाँ पे गढ़वाल के फेवर पे एक बात गई, फेवर पे तो क्या कहेंगे, मतलब एक उनके तरीके से थोड़ा सा उनको थोड़ा टाइम मिल गया कि थोड़ा अपने आप को क्या कर लें और स्ट्रांग बना लें। तो हुआ क्या, 1792 में ही क्या हुआ, चाइना ने, किसने, चाइना ने कर दिया नेपाल पे इन्वेड। किसने, कहाँ कर दिया, नेपाल पे उन्होंने क्या कर दिया, इन्वेड कर दिया। अब ये पैरेलल हो गया, यानी कि 1792 पे ही गढ़वाल ने लंगूरगढ़ी को भी क्या किया, सीज पे डाल दिया। और 1792 पे ही चाइना ने भी कहाँ अटैक कर दिया, नेपाल पे। यानी कि जो इनका होम टाउन है नेपाल, आए तो नेपाल से ही थे, ठीक है। जो अभी हम पढ़ के आए हैं इलाका पूरा चौबीसी वाला, आए तो वहीं से हैं, ठीक है। तो चाइना ने वहाँ क्या कर दिया, इन्वेड कर दिया। तो अब वहाँ ट्रूप्स कम पड़ गए। तो यहाँ से लंगूरगढ़ी से क्या करना पड़ा, इनको रिट्रीट करना पड़ा, कहाँ, चाइना से लड़ने के लिए अपने नेपाल को। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी किसके फेवर पे, गढ़वाल वालों के फेवर में, कि चाइना ने नेपाल पे अटैक कर दिया। तो गोरखा जो थे उनको रिट्रीट करना पड़ा नेपाल को, क्योंकि उन्हें किससे लड़ना था, आपके गोरखाओं से, वो सॉरी चाइनीज़ जो आर्मी थी उनसे उनको करना था, लड़ाई लड़नी थी और अपने देश को बचाना था। तो वहाँ से चले गए, लेकिन ऐसे ही नहीं गए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ऐसे ही नहीं गए, वो एक ट्रीटी करके गए, किससे, गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह से वो क्या करके गए, ट्रीटी करके गए, ठीक है। ट्रीटी करके गए, उस ट्रीटी को हमने क्या नाम दिया कि लंगूरगढ़ी का, ट्रीटी ऑफ लंगूरगढ़ी बोलते हैं। और इसमें क्या हुआ, 4000 पर एनम रुपये देने का क्या हुआ, इस पर वादा किया किसने, प्रद्युम्न शाह ने, किसको, गोरखाओं को। और इस ट्रीटी के कारण ही वो वहाँ से गए, और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने चाइना से अपनी वॉर लड़ी, ठीक है। इस तरीके से हवालबाग के युद्ध के बाद सीज ऑफ लंगूरगढ़ी और ट्रीटी ऑफ लंगूरगढ़ी इस तरीके से उन्होंने किया था, ठीक है। अब कुमाऊँ तो उनके अंदर पूरे तरीके से आ गया, अब बचा है गढ़वाल। अब कुमाऊँ पे कौन कौन से उनके सरदार आते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए,
यहाँ लिखा है सूबेदार्स ऑफ गोरखा रूल, ठीक है। अब किंग जो बैठा है वो बैठा है कहाँ, नेपाल में, ठीक है। रूल कुमाऊं में किसका चल रहा है, नेपाल का चल रहा है, यानी कि गोरखा का चल रहा है। किंग कहाँ बैठा है, नेपाल में बैठा है। तो किंग क्या करता है, अपने ना सूबेदार्स को यहाँ भेजता है। सूबेदार एक्चुअली इसको बोला जाता है सुब्बा, ठीक है। जो एक्चुअल वर्ड है उसको क्या बोला जाता है, सुब्बा। अब सुब्बा क्या होता है, सुब्बा जो होता है आप इसको गवर्नर मान लो या प्रेसिडेंट मान लो, मतलब ये काम करता है आपके किंग का, एक बहुत राइट हैंड किंग का होता है। और इसको कहाँ भेज दिया था, कुमाऊं में अपना रूल करने के लिए भेज दिया था। जो पहला हमको कुमाऊं का सुब्बा या सूबेदार देखने को मिलता है वो उनका नाम है जोगामल। क्या नाम है, जोगामल। और उन्होंने कब से कब तक अपना रूल किया है आपका, 1790 से लेकर 92 तक, ठीक है। तो और इनके उसमें याद रखने वाली हमको पढ़ने से तीन ही हैं ये एक्चुअली, ठीक है। एक हमको पढ़ना है जग्गामल, उसके बाद हमको एक बमशाह पढ़ना है, एक काजी आपके नरशाह आएंगे, इनको पढ़ना है, ठीक है। और लास्ट में चौथरिया बमशाह। हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये चार ही हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। बस ये इतने नाम इसलिए लिखे क्योंकि क्रोनोलॉजी है। कभी आजकल जिस हिसाब से यूके ट्रिपल एस सी या यूके पीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है वो कभी भी क्रोनोलॉजी में लगाने को आंसर दे सकता है, तो हमें थोड़ी बहुत क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो जग्गोमल जो कौन थे, हमारे पहले सूबेदार थे, कहाँ के, कुमाऊं के। इन्होंने क्या किया, इनके रीन में जो सबसे अच्छा काम हुआ वो हुआ था कि सबसे पहले लैंड रिफॉर्म हुआ था कुमाऊं का, गोरखा लैंड रिफॉर्म, ठीक है। उससे पहले रतन चंद ने कराया था कुमाऊं पे, लेकिन गोरखाओं का जो पहला लैंड रिफॉर्म हुआ था वो किसके रीन में हुआ था, आपके जोगामल के रीन में हुआ था। और इन्होंने बहुत सारे तरीके से, एक तो इन्होंने अच्छा काम ये लैंड रिफॉर्म करा के किया था, प्लस जो गोरखा हैं वो अपनी क्रुएलिटी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे टैक्सेस लगाए थे। अब वो कौन कौन से टैक्सेस है, जब हम वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे और टैक्सेस वाला पार्ट पढ़ेंगे गोरखा का, उधर हम बिल्कुल एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा जो टैक्स है वो क्या करता था और किसने लगाया था, ठीक है। तो ये जग्गामल हमको याद रखना है, जोगामल हमको याद रखना है कि पहला कुमाऊं का क्या था, सूबेदार था, गोरखा सूबेदार। और इसने पहला जो लैंड रिफॉर्म हुआ था गोरखा वाला वो कराया था, ठीक है। और बहुत सारे इसने टैक्स लगाए, टैक्स तो खैर सारे सूबेदारों ने लगाया था। उसके बाद आता है काजी नरसा। अब काजी नरसा ये बड़े खतरनाक व्यक्ति थे। ये आए कौन, 1793 में ये आए, है ना। अब इनके इनके रीन में क्या हुआ, इनके उसमें हुआ एक आपका हमको फ्रेज देखने को मिलता है, एक वो आता है नरसाही का मंगल, इसमें हमको एक वर्ड देखने को मिलेगा, नरसाही का मंगल, ठीक है। अब ये नरसाही का मंगल क्या है, इस नरसाही के मंगल में हुआ क्या था एक्चुअली कि उस समय ना, अब देखो ये जैसे उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड हमने बनाया, ये गढ़वाल, ये कुमाऊं। अब यहाँ कुमाऊं पे क्या होना आ गए, गोरखा आ गए, ठीक है। गोरखा रूल कर रहे हैं। तो क्या हुआ, अब बहुत सारे ना, अब ट्रैवलिंग तो पहले से चल रही है, कोई वेवर्स आ रहे हैं, कोई अपना ट्रेडर्स आ रहे हैं, वो अपना ट्रेड करने के लिए कुमाऊं में भी आएंगे, गढ़वाल में भी आएंगे, वो बेचारे आ रहे थे। तो एक स्पेसिफिक सेक्ट था, यानी कि मतलब मर्सनरीज थे जो व्यापार करने आना चाहते थे। और कुछ ऐसे इतने सारे वॉर हुए, बैटल ऑफ हवालबाग हुआ और आपके यहाँ लंगूरगढ़ी का सीज हुआ। फिर उसके बाद आपने ऊपर हमने देखा कि चाइना ने इन्वेट कर दिया, तो उसने वहाँ भी लड़ाई लड़ी। और उसके बाद जो नेपाल का जो 24 उनको एक करने में जो भी उनको वॉर हुए होंगे, एक्चुअली बिना वॉर के कोई भी इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो वो वॉर होंगे। तो उसमें से जो भूले भटके लोग थे वो बेचारे, मतलब जो आम आदमी होती है वो हमेशा परेशान रहती है। तो अब कहीं बम फट गया, कहीं कुछ हो गया या कोई भी वॉर हुआ, तो जो आम आदमी होता है उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उन्हीं में से कुछ लोग क्या आ रहे थे, मर्सनरीज बन के, ट्रेडर्स बन के, वेवर्स बन के आपके कुमाऊं रीजन में वो उन्होंने क्या करा, रहना शुरू करा। मतलब कि एक नया सेक्ट, एक नया सेक्ट, जैसे उत्तराखंड में चंद रह रहे हैं और भी जितने भी हमने कास्ट पढ़ी, आपके नेगी, तड़ागी वगैरह, चौधरी, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो तो रह रहे हैं, उनसे टैक्स भी ले रहे हैं, उनसे सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक नया सेक्ट आता है, ठीक है। और ये वेस्टर्न पार्ट से आता है, कौन से पार्ट से आता है, वेस्टर्न पार्ट से आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये नया सेक्ट वहाँ रहने लगा, कहाँ रहने लगा, कुमाऊं में रहने लगा। कहाँ रहने लगा, कुमाऊं में रहने लगा। और उस समय कुमाऊं का सूबेदार कौन है, उस समय कुमाऊं का सूबेदार आपका कौन, आपका काजी नरसा। अब काजी नरसा से पहले से ही ये जो नए सेक्ट है ये यहाँ आने लगे हैं, ठीक है। और अपनी नई कॉलोनी बनाने लगे हैं, ठीक है। नई नई अपनी क्या बनाने हैं, कॉलोनी बनाने लगे हैं, ठीक है। अब जब नरसाही यहाँ आया, अब जब उन्होंने अपनी नई कॉलोनी बनाने लगे, नरसाही से पहले से वो लोग वहाँ रह रहे हैं, तो क्या हुआ, वो लोग अब
आर्मी में भी रिक्रूट उनको करना शुरू कर दिया, यानी कि या टैक्स देने के लिए भी वो एलिजिबल थे कि आप टैक्स भी दोगे। और क्या कहते हैं, उनके जो लोग थे उनको क्या कर दिया, आर्मी में भी उनको क्या करने लग गया, रिक्रूट करने लग गया। लेकिन जब काजी नरसा आया, काजी नरसा को एक डाउट हुआ कि ये लोग हमारे रीन के लिए यानी कि गोरखा लोगों के लिए क्या नहीं है, लॉयल नहीं है। ठीक है, उनको क्या हुआ कि जो ये नए सेक्ट हैं जो भी आए हैं, ये इनका क्या है, ये हमारे प्रति क्या है, लॉयल नहीं है। तो मतलब उनको उस पर डाउट हुआ कि इनकी लॉयल्टी पे मेरे को शक हो रहा है करके उसने क्या करा, उसने बोला कि इनको अब हटाना पड़ेगा। तो इन्होंने किस प्रकार से हटाया, और जो ये थे, जो ये नई कॉलोनी इन्होंने बनाई थी, इनका एक सिग्निफिकेंस था कि जो इनके बाल होते थे वो घुंघराले बाल होते थे। ठीक है, मतलब जो ये नया सेक्ट आया था उत्तराखंड में, या आप मान लीजिए कि एक प्रकार से शरणार्थी थे जो बहुत टाइम से उत्तराखंड में रह रहे थे। तो वो पहले से रह रहे हैं और अब थोड़े बहुत उनका क्या होने लगा है, इंडल्जमेंट होने लगा है शासन प्रशासन में भी। ठीक है, तो और लेकिन उनकी एक स्पेसिफिक पहचान थी कि उनके बाल क्या होते थे, घुंघराले होते थे। लेकिन काजी नरसाई जब आया तो उनको लगा कि यार ये सेक्ट जो है मेरे को लॉयल नहीं लग रहा है, हमारे रीन के लिए क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो उसने क्या करा, उसने बोला कि ऐसा करो, इनके एरिया पे जाओ जहाँ ये रहते हैं और सबको मार दो। तो क्या करा, मंगलवार की रात थी, यानी कि ट्यूसडे का दिन था, ट्यूसडे की क्या थी, रात थी। तो गए काजी नरसाई के सारे आपके क्या सैनिक वैनिक गए, तो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के मारा, मतलब ढूंढ ढूंढ के जिनके बाल घुंघराले थे उनके सर कलम कर दिए। तो इस प्रकार की इनकी क्या थी, क्रुएलिटी थी। तो इस वजह से काजी नरसाई को हमको पढ़ना पड़ता है। और इन्होंने एक तो ये नरसाही का मंगल हमको देखना पड़ता है कि इसने वो जो घुंघराले बाल वाले सेक्ट थे वो बेचारे शेल्टर लेके यहाँ रह रहे थे, उसके बाद उनका थोड़ा इंडल्जमेंट थोड़ा उनका इंडल्जमेंट होने लगा आपका आर्मी में। तो उसके बाद उसको लगा कि ये लॉयल नहीं है, तो उसने क्या कर दिया, उसको मार दिया। ठीक है, उनको मरवा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, और जो दूसरा काजी नरसाई था, इसका नगरकोटी लोगों के साथ भी थोड़ा सा क्या था, काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल इनका चलता था, मतलब इनकी फाइट होते रहती थी। इन लोगों ने नगरकोटी लोगों को भी क्या किया, काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, किसने, काजी नरसाई ने। ठीक है, तो इसलिए हम क्या हो जाता है, काजी नरसाई हमारे लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद छोटे छोटे हमको देखने को मिलते हैं, जैसे अजय सिंह खवास, ये हमको देखने को, ये एक्चुअली दो बार आपके क्या बनेंगे, सूबेदार बनेंगे, एक ये 3rd नंबर पे, एक 7 नंबर पे। ये याद रखने वाली बात है कि कभी पूछ जाए कि दो बार कौन उत्तराखंड का सूबेदार, कुमाऊं का सूबेदार बना था, तो ये इस तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद अमर सिंह थापा के बारे में अभी हम देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। और उसके बाद हमें अगर देखना है तो हम देखेंगे बमशाह के बारे में। किसके बारे में, बमशाह के बारे में, सुब्बा बमशाह। अब सुब्बा बमशाह के बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों के साथ बड़े अत्याचार करे थे। ठीक है, इन्होंने करे थे ब्राह्मण, जो गोरखा थे वो काफ़ी ब्राह्मणों से उनकी मतलब काफ़ी ज़्यादा उनसे खुश नहीं थे, तो इस वजह से उनको बड़ा परेशान करते थे। ठीक है, तो बमशाह को जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि इन्होंने एक टैक्स लगाया था, किस पे, ब्राह्मणों पे। उसका नाम था कुशही टैक्स। कौन सा टैक्स, कुशही टैक्स। ये किससे लिया जाता था, ब्राह्मणों से लिया जाता था। ठीक है, किससे लिया जाता है, ब्राह्मणों से लिया जाता था। अब बमशाह ने इन पे क्यों लगाया कुशही टैक्स, जो कि आप ब्राह्मणों से ले रहे हैं। एक्चुअली जो ब्राह्मण सेक्ट था उत्तराखंड पे, वो अपने आप को बहुत सुप्रीम, पहले से हमने इंडियन हिस्ट्री में भी देखा है, मतलब हिस्ट्री हम पढ़ते हुए हैं, तो जो ब्राह्मण सेक्ट है वो अपने आप को काफ़ी सुप्रीम मानता है, और उनकी हम हमेशा से पूजा वूजा, मतलब पूजा पाठ में जो भी उनको एज अ भगवान का उनको क्या दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है। तो दैट्स वाई उनके अंदर क्या था कि हम काम नहीं करेंगे। लेकिन गोरखा तो की थी, हमारा गोरखा उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो ऐसी थी कि अगर हमारा रूल है तो एवरी वन हैव टू डू वर्क। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या किया, मना कर दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे। तो एक इंसिडेंट्स में हुआ था कि एक बार बमशाह जो थे वो बैठे हुए थे, मतलब बमशाह क्या हुए थे, अपने उस पर निकले हुए थे, ऐसे ही अपना देश घूमने के लिए, जैसे कुमाऊं में घूमने के लिए निकले हुए थे। ठीक है, तो उनका कुछ लगेज था। अब उसके वहाँ पे थे ब्राह्मण बहुत सारे। ठीक है, मतलब एक जगह से पहुँचे वो कि जहाँ पे ब्राह्मण थे, उनके पास लगेज था। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से कहा कि आप लगेज उठाए, मेरा अपने सर पे लगेज उठा के ले जाओ। तो वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने बिल्कुल संकोच करते हुए कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हमारे पैर पूजे जाते हैं और आप हमसे
क्या कहते हैं, सामान उठाने की बात कर रहे हैं, तो बम शाह बोलते हैं कि ठीक है आप लोगों के पैर पूजे जाते होंगे लेकिन सर नहीं, तो मेरा सामान आप सर में उठा के लेके जाइए। तो इस लेवल तक वो बोलते थे, क्या कहते हैं कि इस तरीके का मतलब जो आइडियोलॉजी थी गोरखाओं की कि हम हमारे लिए सब समान है और हमारी जो क्रुएलिटी है उससे सबको ग्रस्त होना पड़ेगा। तो इस वजह से उन पे क्या लगाया उसने, कुछ ही कर लगाया था, किसने, बम शाह ने। ठीक है, ये इसलिए हमको ये याद रखना पड़ता है। एक्चुअली कभी हम देखते हैं ये तो जो ब्राह्मण वाली कहानी, इसको थोड़ा सा ये लगेज और उनको सर पे रखने वाले जो अजय रावत जी हैं वो तो फिर कुछ ज़्यादा ही डार्क चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि गोरखा बोलते थे कि जब ब्राह्मणों ने दलील रखी कि हम ब्राह्मण हैं कि हमारे पैर पूजे जाते हैं, तो उन्होंने ये कोट किया है अजय रावत जी ने कि, तो गोरखाओं का आंसर ये था कि अगर आपके पैर पूजे जाते हैं तो हम भी आपके पैर पूजेंगे लेकिन आपकी गर्दन नहीं, और उनकी गर्दन ही काट देते थे। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा गोरखा जो थे क्रुएलिटी थे। अगर गोरखाओं की क्रुएलिटी की बात अब आई है तो तो एक बार क्या हुआ, एक और स्टोरी हमें देखने को मिलती है इस पे कि उनकी क्रुएलिटी किस हद तक वो क्रूअल थे। ठीक है, तो एक बार एक कुमाऊँ में एक विलेज था। ठीक है, मतलब एक विलेज होगा, जो बेचारा उस विलेज बेचारा अपना टैक्स नहीं दे पाया। ठीक है, वो विलेज बेचारा क्या नहीं कर पाया, अपना टैक्स नहीं दे पाया। तो गोरखाओं को लगाया टैक्स क्यों नहीं दे रहा, और सिर्फ एक ही बार अपना टैक्स नहीं दे पाया था। ठीक है, सिर्फ एक ही बार क्या नहीं कर पाया था, अपना टैक्स नहीं दे पाया था। तो अब गोरखाओं को लगा कि इन्होंने टैक्स क्यों नहीं दिया। तो अब विलेज वाले सारे गए किसके पास, राजा के, मतलब जो उस समय सूबेदार था हमारा, तो उसके पास गए। तो विलेज वाले ने कहा कि साहब हम नहीं दे पाएंगे इस बार आपका कर्ज। तो गोरखा जो उस समय सूबेदार था, तो उसने बोला ओके कोई बात नहीं। ठीक है, अब लगभग सारे 1500 विलेज वाले वहाँ गए हुए थे। ठीक है, 1500 के आसपास कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है एक नंबर। ठीक है, तो ये गए हुए थे वहाँ, क्या कहते हैं, मतलब 1500 लोगों का वो विलेज था। तो गोरखा जो विलेज पर्सन जो हेड थे, कुछ लोग होंगे, वो गोरखा सूबेदार के पास गए। उन्होंने कहा कि नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है आप लौट जाइए। लेकिन उन्होंने उसको कहा कि आज शाम को आप आइएगा और आप पूरे गाँव वालों के लिए हमने क्या रखा है, खाना रखा है, मतलब भोज होगा, खाना पीना आपको पार्टी होगी, ऐसा करके उनको बुलाया। ठीक है, गाँव वाले भोले भाले बेचारे आ गए, सारे एक छत के नीचे बैठे हैं, और 1500 लोगों को एक साथ इन्होंने क्या कर दिया, मार दिया कि आपने टैक्स नहीं दिया है करके। पूरा एक गांव उन्होंने एक रात पे क्या कर दिया, पूरा मार दिया। तो इस लेवल की क्रुएलिटी उस समय हमको देखने को, अभी जब इनका एडमिनिस्ट्रेशन हम देखेंगे, इनकी जस्टिस पॉलिसी हम देखेंगे, तो वहाँ हमें देखने को मिलेगा कि किस लेवल पे ये लोग क्रुएलिटी करते थे, मतलब इन ह्यूमेन जस्टिस उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सूबेदार हैं वो कौन है, चौतरिया बमसा। चौतरिया बमसा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 1803 से 1806 तक रहे थे। ठीक है, ये यहाँ तक रहे थे, और उसके बाद इन्हीं के रीन पे फिर गढ़वाल को भी अपने अंडर ले लिया जाएगा। बैटल ऑफ खुटबुड़ा होगा जिसमें हमें देखने को मिलता है कि इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहेगा। ठीक है, और उसके बाद ये हम देख सकते हैं कि इतना इतना ना हमने कर रखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो हमने इनको देख लिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं गोरखा का कॉन्क्वेस्ट कहाँ करेंगे, वो गढ़वाल पे करेंगे, और बैटल ऑफ खुरबुरा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, बैटल ऑफ खुरबुरा हम इसमें तो पढ़ेंगे। अब बैटल ऑफ खुरबुरा भी हमने डिस्कस कर रखा है, जब हमने लास्ट अपनी परमार वीडियो ख़त्म करी थी उसमें हमने देख रखा है कि अमर सिंह थापा ने क्या करा था, आपका इन्वेड करा था। उसमें जो प्रद्युम्न शाह थे वो क्या हुए, वीरगति को प्राप्त हो गए, उनकी डेथ हो गई। और जो सुदर्शन शाह हैं ये चले गए कहाँ, ये चार भाई थे, सुदर्शन था कहाँ चले गए, इंग्लिश की अंडर चले गए। ठीक है, और आपके और इनको प्रीतम शाह को तो इन्होंने वो कर लिया, क्या कर लिया, हॉस्टेज में हॉस्टेज बना लिया, और कहाँ भेज दिया, आपका नेपाल भेज दिया। ठीक है, हॉस्टल बना के कहाँ भेज दिया, आपका नेपाल भेज दिया। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पराक्रम शाह हैं, पराक्रम पराक्रम शाह पराक्रम शाह जो थे वो चले गए संसार चंद के पास शेल्टर लेने। ठीक है, संसार चंद अभी ख़त्म नहीं हुए थे, गोरखा आ गए थे लेकिन वो अपने अपने जगह पे बैठे हुए थे। वो दो सेक्ट में बढ़ जाते हैं बाद में, वो बात की बात है जब हम लास्ट में देखेंगे उत्तराखंड की हिस्ट्री, तो कहाँ कहाँ कौन कौन रहा उसकी बात करेंगे। तो उस समय प्रीतम शाह कहाँ चले गए, आपके
संसार चंद के पास वो चले गए, यानी कि प्रद्युम्न शाह की तो वीरगति को प्राप्त हो गई बैटल ऑफ खुरगुड़ा में बढ़ते बढ़ते। सुदर्शन शाह चले गए आपके कहाँ, एक्चुअली प्रद्युम्न शाह के बेटे, ठीक है। सुदर्शन शाह चले गए कहाँ, इंग्लिश के पास, और प्रीतम शाह संसार चंद के प्रीतम शाह को तो हॉस्टेज बना के नेपाल भेजा, और पराक्रम शाह कहाँ गए, संसार चंद के पास चले गए, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर बैटल ऑफ खुरबुड़ा हुआ, वही 1803 में भूकंप आया, बद्रीनाथ सेंटर था, बहुत भयंकर भूकंप था, गढ़वाल पूरा तहस नहस हो गया, पूरा उनके राज परिवार का जो महल था वो भी टूट गया, सब कुछ टूट गया। तो गढ़वाल एकदम बिल्कुल लो सिचुएशन पे था। तो गोरखाओं के पास एकदम एग्जैक्ट पॉइंट था कि इस समय को गढ़वाल को हम क्या कर सकते हैं, अपने अंडर ले सकते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, बैटल शुरू कर दिया। तो 18 मार्च को बैटल ऑफ खुरबुड़ा, सॉरी 14 मई 1804 को बैटल ऑफ खुरबुड़ा, 14 मई 1804 को क्या होता है, बैटल ऑफ खुरबुड़ा होता है। और उस पर क्या होता है, प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है, और गढ़वाल किसके अंदर आ जाता है, आपका गोरखा के अंदर आ जाता है, जिसमें अमर सिंह थापा अपने रंजौर, अपने बेटे रंजौर थापा के साथ क्या करते हैं, पूरा गढ़वाल और कुमाऊं को अपने अंडर ले लेते हैं। तो इस प्रकार से गोरखाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल को क्या किया, अपने अंडर लिया। और उनमें इंपॉर्टेंट जो सूबेदार थे उन्होंने क्या क्या किया था, इस पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, डाकघर बनाए थे एक आपके, इनमें से एक आई थिंक बमशाही थे, बमशाह ने ही क्या किया था, डाकघर भी बनाए थे, डाक सेवा शुरू कराई थी, यानी कि कुमाऊं से लेके कहाँ, नेपाल तक, ठीक है। किसने, बमशाह ने। ये अभी मैं क्लियर नहीं हूँ कि बमशाह थे या कौन थे, मैं अभी, या अमर सिंह थापा थे, मैं इतना इसमें कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एक नेटवर्क क्रिएट हुआ था कुमाऊं से लेकर नेपाल तक का, किसका, डाक पहुंचाने का, कि अगर कोई भी सिचुएशन कुमाऊं में होती है तो किस प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन है वो नेपाल जाएगी। तो डाक सिस्टम वहाँ से शुरू किया था, इनमें से ही किसी एक ने शुरू किया था। वो मैं आपको अगली वीडियो में उसका पूरा एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि किसने ये डाक सेवा बनाई थी। तो इस प्रकार से इतने सूबेदार कुमाऊं में रहे। उसके बाद किस प्रकार से उन्होंने, हवालबाग का जो बैटल हुआ था वो कुमाऊं उसमें अंडर आया था, और जो बैटल ऑफ खुरबुड़ा हुआ था वो उसके अंदर आपका गढ़वाल आपके अंडर आया था, किसके अंडर, गोरखा के अंडर। तो इस प्रकार से कुमाऊं और गढ़वाल दोनों अब किसके अंडर आ गए हैं, गोरखाओं के अंडर आ गए हैं। अब यहाँ जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, यहाँ उनका एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस पॉलिसी हम देखेंगे, और किस प्रकार से फिर इंग्लिश ने उनको, सुदर्शन शाह आएंगे और इंग्लिश की हेल्प लेंगे, और किस प्रकार से गोरखाओं को फिर हराया जाता है, वो हम अगली वीडियो, आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।